सआदत हसन मंटो की कहानी 100 कैंडल पावर का बल्ब। वो चौक में कैसर पार्क के बाहर जहां टांगे खड़े रहते हैं, बिजली के एक खंबे के साथ खामोश खड़ा था और दिल ही दिल में सोच रहा था, कोई वीरानी सी वीरानी है। यही पार्क जो सिर्फ 2 बरस पहले इतनी पुररौनक जगह थी, अब उजड़ी पिचड़ी दिखाई देती थी। जहां पहले औरत और मर्द शोखो शंग फैशन के लिबासों में चलते फिरते थे, वहां बेहद मैले कुचैले कपड़ों में लोग इधर उधर बेमकसद फिर रहे थे। बाजार में काफी भीड़ थी, मगर उसमें वो रंग नहीं था जो एक मेले ठेले का हुआ करता था। आसपास की सीमेंट से बनी हुई बिल्डिंगें अपना रूप खो चुकी थीं। सर झाड़ मुंह फाड़ एक दूसरे की तरफ फटी फटी आंखों से देख रही थी, जैसे बेवा औरतें। वो हैरान था कि वो गाजा कहाँ गया, वो सिंदूर कहाँ उड़ गया, वो सुर कहाँ गायब हो गए जो उसने कभी यहां देखे और सुने थे। ज्यादा अरसे की बात नहीं, अभी वो कल ही तो 2 बरस भी कोई अरसा होता है, यहाँ आया था। कलकत्ते से जब उसे यहाँ की एक फर्म ने अच्छी तनख्वाह पर बुलाया, तो उसने कैसर पार्क में कितनी कोशिश की कि उसे किराए पर एक कमरा ही मिल जाए, मगर वो नाकाम रहा था, हजार फरमाइशों के बावजूद। मगर अब उसने देखा कि जिस कुंजड़े जुलाहे और मोची की तबीयत चाहती थी, फ्लैटों और कमरों पर अपना कब्जा जमा रहा था। जहां किसी शानदार फिल्म कंपनी का दफ्तर हुआ करता था, वहां चूल्हे सुलग रहे हैं। जहां कभी शहर की बड़ी बड़ी रंगीन हस्तियां जमा होती थीं, वहां धोबी मैले कपड़े धो रहे हैं। 2 बरस में इतना बड़ा इनकलाब! वो हैरान था, लेकिन उसको इस इनकलाब का पस मंजर मालूम था। अखबारों के जरिए से और उन दोस्तों से जो शहर में मौजूद थे, उसे सब पता लग चुका था कि यहाँ कैसा तूफान आया था। मगर वो सोचता था कि ये कोई अजीबो गरीब तूफान था जो इमारतों का रंगो रूप भी चूस कर ले गया। इंसानों ने इंसान कत्ल किए, औरतों की बेइज्जती की, लेकिन इमारतों की खुश्क लकड़ियों और उनकी ईंटों से भी यही सुलूक किया। उसने सुना था कि इस तूफान में औरतों को नंगा किया गया था, उनकी छातियां काटी गई थी। यहाँ उसके आसपास जो कुछ था, सब नंगा और जोबन बुरीदा था। वो बिजली के खंबे के साथ लगा अपने एक दोस्त का इंतजार कर रहा था, जिसकी मदद से वो अपनी रिहाइश का कोई बंदोबस्त करना चाहता था। उस दोस्त ने उससे कहा कि तुम कैसर पार्क के पास जहां टांगे खड़े रहा करते हैं, मेरा इंतजार करना। 2 बरस हुए जब वो मुलाजमत के सिलसिले में यहाँ आया, तो ये टांगों का अड्डा बहुत मशहूर जगह थी। सबसे उम्दा, सबसे बांके टांगे सिर्फ यहीं खड़े रहते थे, क्योंकि यहाँ से अय्याशी का हर सामान मुहैया हो जाता था। अच्छे से अच्छा रेस्टोरेंट और होटल करीब था, बेहतरीन चाय, बेहतरीन खाना और दूसरे लवाजमात भी। शहर के जितने बड़े दलाल थे, वो यहीं दस्तयाब होते थे, इसलिए कि कैसर पार्क में बड़ी बड़ी कंपनियों के बायस रुपया और शराब पानी की तरह बहते थे। उसको याद आया कि 2 बरस पहले उसने अपने दोस्त के साथ बड़े ऐश किए थे। अच्छी से अच्छी लड़की हर रात को उनकी आगोश में होती थी। स्कॉच जंग के बायस नायाब थी, मगर 1 मिनट में दर्जनों बोतलें मुहैया हो जाती थीं। टांगे अब भी खड़े थे, मगर उन पर वो कलगियां, वो फुंदने, वो पीतल के पॉलिश किए हुए साजो सामान की चमक दमक नहीं थी। ये भी शायद दूसरी चीजों के साथ उड़ गई थी। उसने घड़ी में वक्त देखा, 5 बज चुके थे। फरवरी के दिन थे, शाम के साये छाने शुरू हो गए थे। उसने दिल ही दिल में अपने दोस्त को लानत मलामत की और दाएं हाथ के वीरान होटल में मोरी के पानी से बनाई हुई चाय पीने के लिए जाने ही वाला था कि किसी ने उसको हौले से पुकारा। उसने ख्याल किया कि शायद उसका दोस्त आ गया, मगर जब उसने मुड़कर देखा तो एक अजनबी था, आम शक्ल सूरत का, लट्ठे की नई शलवार में, जिसमें अब और ज्यादा शिकनों की गुंजाइश नहीं थी, नई पॉपलिन की कमीज जो लॉन्ड्री में जाने के लिए बेताब थी। उसने पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे बुलाया? उसने हौले से जवाब दिया, जी हाँ। उसने ख्याल किया कि महाजिर है, भीख मांगना चाहता है। क्या मांगते हो? उसने उसी लहजे में जवाब दिया, जी कुछ नहीं। फिर करीब आकर कहा, कुछ चाहिए आपको? क्या कोई लड़की वड़की? ये कहकर वो पीछे हट गया। उसके सीने में एक तीर सा लगा कि देखो, इस जमाने में भी ये लोगों के जिनसी जज्बात टटोलता फिरता है। और फिर इंसानियत के मुताल्लिक ऊपर तले उसके दिमाग में बड़े हौसला शिकन ख्याल आता है। इन्हीं ख्यालात के जेरे असर उसने पूछा, कहाँ है? उसका लहजा दलाल के लिए उम्मीद अफजा नहीं था। चुनाचे कदम उठाते हुए उसने कहा, जी नहीं,
आपको जरूरत मालूम नहीं होती। उसने उसको रोका, ये तुमने किस तरह जाना? इंसान को हर वक्त उस चीज की जरूरत होती है जो तुम मुहैया कर सकते हो। वो सूली पर भी, जलती चिता में भी। वो फलसफी बनने ही वाला था कि रुक गया। देखो, अगर कहीं पास ही है तो मैं चलने को तैयार हूं। मैंने यहाँ एक दोस्त को वक्त दे रखा है। दलाल करीब आ गया। पास ही, बिल्कुल पास। कहाँ? ये सामने वाली बिल्डिंग में। उसने सामने वाली बिल्डिंग को देखा। इसमें? इस बड़ी बिल्डिंग में? जी हाँ। वो लरस गया। अच्छा, तो संभल कर उसने पूछा, मैं भी चलूं? चलिए, लेकिन मैं आगे आगे चलता हूं। और दलाल ने सामने वाली बिल्डिंग की तरफ चलना शुरू कर दिया। वो सैकड़ों रूह शिगाफ बातें सोचता उसके पीछे हो लिया। चंद गजों का फासला था, फौरन तय हो गया। दलाल और वो दोनों उस बड़ी बिल्डिंग में थे जिसकी पेशानी पर एक बोर्ड लटक रहा था। उसकी हालत सबसे खस्ता थी। जगह जगह उखड़ी हुई ईंटों, कटे हुए पानी के नलों और कूड़े क्रिकेट के ढेर थे। अब शाम गहरी हो गई। ड्यूड़ी में से गुजरकर आगे बढ़े तो अंधेरा शुरू हो गया। चौड़ा चकला सहन तय करके वो एक तरफ मुड़ा। इमारत बनते बनते रुक गई थी। नंगी ईंटें थी, चूना और सीमेंट मिले हुए सख्त ढेर पड़े थे और जा बजा बजरी बिखरी हुई थी। दलाल नामुकम्मल सीढ़ियां चढ़ने लगा कि मुड़कर उसने कहा, आप यहीं ठहरिए, मैं अभी आया। वो रुक गया। दलाल गायब हो गया। उसने मुंह ऊपर करके सीढ़ियों के इख्तिताम की तरफ देखा तो उसे तेज रोशनी नजर आई। 2 मिनट गुजर गए तो दबे पांव वो भी ऊपर चढ़ने लगा। आखिरी जीने पर उसे दलाल की बहुत जोर की कड़क सुनाई दी। उठती है कि नहीं? कोई औरत बोली। कह जो दिया, मुझे सोने दो। उसकी आवाज घुटी घुटी सी थी। दलाल फिर कड़का, मैं कहता हूं उठ। मेरा कहा नहीं मानेगी तो याद रख। औरत की आवाज आई, तू मुझे मार डाल, लेकिन मैं नहीं उठूंगी। खुदा के लिए मेरे हाल पर रहम कर। दलाल ने पुचकारा, उठ मेरी जान, जिद न कर। गुजारा कैसे चलेगा? औरत बोली, गुजारा जाए जहन्नम में। मैं भूखी मर जाऊंगी। खुदा के लिए मुझे तंग न कर, मुझे नींद आ रही है। दलाल की आवाज कड़ी हो गई, तू नहीं उठेगी हरामजादी, सुअर की बच्ची। औरत चिल्लाने लगी, मैं नहीं उठूंगी, नहीं उठूंगी, नहीं उठूंगी। दलाल की आवाज भिंच गई, आहिस्ता बोल, कोई सुन लेगा। ले चल उठ, 30-40 रुपए मिल जाएंगे। औरत की आवाज में इल्तिजा थी, देख मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं कितने दिनों से जाग रही हूँ, रहम कर, खुदा के लिए मुझ पर रहम कर। बस 1-2 घंटे के लिए, फिर सो जाना, नहीं तो देख मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। थोड़ी देर के लिए खामोशी तारी हो गई। उसने दबे पांव आगे बढ़कर उस कमरे में झांका जिसमें बड़ी तेज रोशनी आ रही थी। उसने देखा कि एक छोटी सी कोठरी है जिसके फर्श पर एक औरत लेटी है। कमरे में 2-3 बर्तन हैं, बस उसके सिवा और कुछ नहीं। दलाल उस औरत के पास बैठा उसके पांव दाब रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने उस औरत से कहा, ले अब उठ, कसम खुदा की 1-2 घंटे में आ जाएगी, फिर सो जाना। वो औरत एकदम यूं उठी जैसे आग दिखाई हुई छछूंदर उठती है और चिल्लाई, अच्छा उठती हूँ। वो एक तरफ हट गया। असल में वो डर गया था। दबे पांव वो तेजी से नीचे उतर गया। उसने सोचा कि भाग जाए, इस शहर ही से भाग जाए, इस दुनिया से भाग जाए, मगर कहाँ? फिर उसने सोचा कि ये औरत कौन है, क्यों उस पर इतना जुल्म हो रहा है, और ये दलाल कौन है, इसका क्या लगता है, और ये इस कमरे में इतना बल्ब जलाकर जो 100 कैंडल पावर से किसी तरह भी कम नहीं था, क्यों रहते हैं, कब से रहते हैं? उसकी आंखों में उस तेज बल्ब की रोशनी अभी तक घुसी हुई थी। उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर वो सोच रहा था कि इतनी तेज रोशनी में कौन सो सकता है। इतना बड़ा बल्ब, क्या वो छोटा नहीं लगा सकते, यही 15-25 कैंडल पावर का? वो ये सोच ही रहा था कि आहट हुई। उसने देखा कि 2 साए उसके पास खड़े हैं। एक ने, जो दलाल का था, उससे कहा, देख लीजिए। उसने कहा, देख लिया है। ठीक है ना? ठीक है। 40 रुपए होंगे? ठीक है, दे दीजिए। वो अब सोचने समझने के काबिल नहीं रहा था। जेब में उसने हाथ डाला और कुछ नोट निकालकर दलाल के हवाले कर दिए। देख लो कितने हैं। नोटों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। दलाल ने कहा, 50 हैं। उसने कहा, 50 ही रखो। साहब सलाम। उसके जी में आई कि एक बहुत बड़ा पत्थर उठाकर उसको दे मारे। दलाल बोला, तो ले जाइए इसे, लेकिन देखिए तंग न कीजिएगा, और फिर 1-2 घंटे के बाद छोड़ जाइएगा, बेहतर। उसने बड़ी बिल्डिंग के बाहर निकलना शुरू किया, जिसकी पेशानी पर वो कई बार एक बहुत बड़ा बोर्ड पढ़ चुका था। बाहर टांगा खड़ा था। वो आगे बैठ गया और औरत पीछे। दलाल ने एक बार फिर सलाम किया, और एक बार फिर उसके दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि वो एक बहुत बड़ा पत्थर उठाकर उसके सर पर दे मारे। टांगा चल पड़ा।
وہ اسے پاس ہی ایک ویران سے ہوٹل میں لے گیا۔ دماغ کو حت المقدور اس تقدر سے جو اسے پہنچ چکا تھا نکال کر اس نے اس عورت کی طرف دیکھا جو سر سے پیر تک اجاڑ تھی۔ اس کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے، آنکھیں جھکی ہوئی تھی، اس کا اوپر کا دھڑ بھی سارے کا سارا خمیدہ تھا، جیسے وہ ایک ایسی عمارت ہے جو پل بھر میں گر جائے گی۔ وہ اس سے مخاطب ہوا، ذرا گردن تو اونچی کیجیے۔ وہ زور سے چونکی، کیا؟ کچھ نہیں، میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ کوئی بات تو کیجیے۔ اس کی آنکھیں سرخ بوٹی ہو رہی تھی، جیسے ان میں مرچیں ڈالی گئی ہوں۔ وہ خاموش رہی۔ آپ کا نام؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کے لہجے میں تیزاب کی سی تیزی تھی۔ آپ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ جہاں کی بھی تم سمجھ لو۔ آپ اتنا روکھا کیوں بولتی ہیں؟ عورت اب قریب قریب جاگ پڑی اور اس کی طرف لال بوٹی آنکھوں سے دیکھ کر کہنے لگی، تم اپنا کام کرو، مجھے جانا ہے۔ اس نے پوچھا، کہاں؟ عورت نے بڑی روکھی بے اعتنائی سے جواب دیا، جہاں سے مجھے تم لائے ہو۔ آپ چلی جائیے۔ تم اپنا کام کرو نا، مجھے کیوں تنگ کرتے ہو؟ اس نے اپنے لہجے میں دل کا سارا درد بھر کے اس سے کہا، میں تمہیں تنگ نہیں کرتا، مجھے تم سے ہمدردی ہے۔ وہ جھلا گئی، مجھے نہیں چاہیے کوئی ہمدرد۔ پھر قریب قریب چیخ پڑی، تم اپنا کام کرو اور مجھے جانے دو۔ اس نے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہا تو اس عورت نے زور سے ایک طرف جھٹک دیا۔ میں کہتی ہوں مجھے تنگ نہ کرو، میں کئی دنوں سے جاگ رہی ہوں، جب سے آئی ہوں جاگ رہی ہوں۔ وہ سرتاپا ہمدردی بن گیا، سو جاؤ یہیں۔ عورت کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، تیز لہجے میں بولی، میں یہاں سونے نہیں آئی، یہ میرا گھر نہیں۔ تمہارا گھر وہ ہے جہاں سے تم آئی ہو؟ عورت اور زیادہ خوشناک ہو گئی۔ اف، بکواس بند کرو، میرا کوئی گھر نہیں۔ تم اپنا کام کرو ورنہ مجھے چھوڑ آؤ اور اپنے روپے لے لو اس سے۔ وہ گالی دیتی دیتی رک گئی۔ اس نے سوچا کہ اس عورت سے ایسی حالت میں کچھ پوچھنا اور ہمدردی جتانا فضول ہے، چنانچہ اس نے کہا، چلو میں تمہیں چھوڑ آؤں، اور وہ اسے اس بڑی بلڈنگ میں چھوڑ آیا۔ دوسرے دن اس نے قیصر پارک کے ایک ویران ہوٹل میں اس عورت کی ساری داستان اپنے دوست کو سنائی۔ دوست پر رقت طاری ہو گئی۔ اس نے بہت افسوس کا اظہار کیا اور پوچھا، کیا جوان تھی؟ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں، میں اسے اچھی طرح بالکل نہ دیکھ سکا۔ میرے دماغ میں تو ہر وقت یہ خیال آتا تھا کہ میں نے وہیں سے پتھر اٹھا کر دلال کا سر کیوں نہ کچل دیا۔ دوست نے کہا، واقعی بڑے ثواب کا کام ہوتا۔ وہ زیادہ دیر تک ہوٹل میں اپنے دوست کے ساتھ نہ بیٹھ سکا۔ اس کے دل و دماغ پر پچھلے روز کے واقعے کا بہت بوجھ تھا۔ چنانچہ چائے ختم ہوئی تو دونوں رخصت ہو گئے۔ اس کا دوست چپکے سے ٹانگوں کے اڈے پر آیا۔ تھوڑی دیر تک اس کی نگاہیں اس دلال کو ڈھونڈتی رہیں، مگر وہ نظر نہ آیا۔ 6 بج چکے تھے۔ بڑی بلڈنگ سامنے تھی، چند گزوں کے فاصلے پر۔ وہ اس طرف چل دیا اور اس میں داخل ہو گیا۔ لوگ اندر جا رہے تھے، مگر وہ بڑے اطمینان سے اس مقام پر پہنچ گیا۔ کافی اندھیرا تھا، مگر جب وہ ان سیڑھیوں کے پاس پہنچا تو اسے روشنی دکھائی دی۔ اوپر دیکھا اور دبے پاؤں اوپر چڑھنے لگا۔ کچھ دیر وہ آخری زینے پر خاموش کھڑا رہا۔ کمرے سے تیز روشنی آ رہی تھی، مگر کوئی آواز، کوئی آہٹ اسے سنائی نہ دی۔ آخری زینہ طے کر کے وہ آگے بڑھا۔ دروازے کے پٹ کھلے تھے۔ اس نے ذرا ادھر ہٹ کر اندر جھانکا۔ سب سے پہلے اسے بلب نظر آیا، جس کی روشنی اس کی آنکھوں میں گھس گئی۔ ایک دم وہ پرے ہٹ گیا تاکہ تھوڑی دیر اندھیرے کی طرف منہ کر کے اپنی آنکھوں سے چکا چوند نکال سکے۔ اس کے بعد وہ پھر دروازے کی طرف بڑھا، مگر اس انداز سے کہ اس کی آنکھیں بلب کی تیز روشنی کی زد میں نہ آئیں۔ اس نے اندر جھانکا۔ فرش کا جو حصہ اسے نظر آیا، اس پر ایک عورت چٹائی پر لیٹی تھی۔ اس نے اسے غور سے دیکھا، سو رہی تھی، منہ پر دوپٹہ تھا، اس کا سینہ سانس کے اتار چڑھاؤ سے ہل رہا تھا۔ وہ ذرا اور آگے بڑھا، اس کی چیخ نکل گئی، مگر اس نے فوراً ہی دبا لی۔ اس عورت سے کچھ دور ننگے فرش پر ایک آدمی پڑا تھا، جس کا سر پاش پاش تھا۔ پاس ہی خون آلود اینٹ پڑی تھی۔ یہ سب اس نے ایک نظر دیکھا اور سیڑھیوں کی طرف لپکا۔ پاؤں پھسلا اور نیچے، مگر اس نے چوٹوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور ہوش و حواس قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بمشکل اپنے گھر پہنچا اور ساری رات ڈراؤنے خواب دیکھتا رہا۔